हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 10th क्लास बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आने ही आने हैं। 100% फंसेंगे ये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, खास बात ये है जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इन सब के आंसर इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाना है। बायोलॉजी वाले में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, है ना। बायोलॉजी की जो वीडियो हैं उनमें देखना सबके आंसर मिल जाएंगे। गैस पेपर में ढूंढोगे तो शायद कुछ के मिलेंगे, कुछ के नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अगर ढूंढेंगे तो सबके मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री का अपलोड कर दिए हैं। मेरे पास कुछ बच्चे कॉल करके पूछ रहे थे, सर इनके आंसर तो गैस पेपर में मिल ही नहीं रहे हैं। तो भाई आप गैस पेपर में क्यों ढूंढ रहे हैं, इसी चैनल में जाके देख लो ना, सब मिल जाएंगे आंसर। तो अगर मान लीजिए अगर गैस पेपर में 100% मिल ही जाएँ सबके आंसर, तो गैस पेपर पढ़ने वाले टॉपर ना बन जाएं, सब 90+ ना ले आएँ। लेकिन गैस पेपर पढ़ने वालों के 90+ नहीं आते हैं, सिर्फ पास होते हैं गैस पेपर वाले। अगर आपको यूनिक नंबर चाहिए, अगर आपको टॉपर बनना है, आपको 95+ चाहिए, तो गैस पेपर से हट के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ये पढ़ लो, 95+ मार्क्स आ जाएंगे सिर्फ इसी वीडियो से। सिर्फ यही वीडियो अगर आप तैयार कर लेते हैं, जिस वीडियो में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए ये तैयार कर लेते हैं, 95+ मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन बेटा 100 में से 100 अंक लाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार करने होंगे, ठीक है। तो 100 में 100 अंक लाने हैं तो बेटा जितना मैंने पढ़ाया सभी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 95 लेके आने हैं या 90+ लेके आना है तो जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं सिर्फ वही पढ़ लो, कल्याण भव हो जाएगा आपका, ठीक है। खैर देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैवीय एवं अवैवीय श्वसन में अंतर लिखिए, ठीक है बेटा। अथवा करके ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्र क्या होते हैं, रंध्र, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ये सबके आंसर मिल जाएंगे वीडियो में, ठीक है। बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना बेटा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, चित्रों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। बेटा ये मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, देख लेना सबका आंसर, ठीक है। और कुछ मैं आंसर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं आप लिंक पे जाकर के, ठीक है। श्वसन किसे कहते हैं, मनुष्य के श्वसन अंगों का नामांकित चित्र बनाकर उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत सरल, देख लेना। मनुष्य के फेफड़े की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। पाचन, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पाचन क्रिया का भी वर्णन कीजिए। तो बेटा मैं आपको बताऊं, बायोलॉजी में अगर मान लीजिए आपको थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, याद नहीं हो रही, टेंशन क्यों लेते हो, आप चित्र तैयार करो बढ़िया से, चित्र बनाना सीख लो बेटा, चित्र को बनाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, चित्र बनाना सीख लो अच्छे से। बाकी थ्योरी तो चित्र की सतह से आप लिख ही देंगे, ठीक है, जो भी लिखेंगे। तो ये पाचन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है पाचन, और ये वृक्काणु वाला। बच्चे पाचन तो पढ़ जाते हैं अच्छे से, वृक्काणु समझ में नहीं आता बच्चों के, ये वाला क्वेश्चन नेफ्रॉन वाला बच्चों को समझ में ही नहीं आता है भाई ये क्वेश्चन। गैस पेपर पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, किताब से पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, कोई पढ़ाएगा समझ में नहीं आएगा, गारंटी है इस बात की, कहीं से पढ़ लेना समझ में नहीं आएगा ये। लेकिन खास बात ये है, अगर ये मेरे चैनल से पढ़ोगे तो 100% समझ में आएगा, क्योंकि मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है बहुत मेहनत से। जो चित्र मैंने बनाया है वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी बुक में भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैंने चित्र बनाया है उससे बेटा समझ में आएगा आपके, देख लेना, ठीक है। मैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है, या चाहे तो प्ले लिस्ट में आकर देख लेना बायोलॉजी की। ओके, देखो बेटा ये आएगा पेपर में, नेफ्रॉन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ओके, निम्न पे टिप्पणी देनी है। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो बेटा मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है, और इसके बारे में आपको विस्तार से स्टडी करनी है, पेपर में आ सकता है विस्तार से लिखने को भी, ठीक है। और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या हैं, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल किसे कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो, है ना। जैसे देखो खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, तुम्हारे लिए थोड़ा इंटरेस्ट भी आ जाएगा है बेटा। देखो ये होती है घास, घास
है ना। घास को क्या कहते हैं हम, उत्पादक। उत्पादक क्यों कहते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इसको सूर्य का प्रकाश मिलता है तो ये क्या करता है, भोजन बनाता है ना। तो ये उत्पादक होती है। अब घास को कौन खाता है, घास को खाता है, मान लीजिए खाता है कीट। कौन खाता है बेटा, कीट। और कीट को कौन खाता है, छिपकली, है ना। और छिपकली को कौन खाता है बताओ। चलो हम मान लेते हैं मेढक। छिपकली कौन खाता है बेटा, मेढक। और मेढक कौन खाता है, सांप। सांप को कौन खाता है, बाज। तो ये जो श्रृंखला बन रही है ना, ये चैन जैसी बन रही है, इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। समझ में आ रहा है। अच्छा ये तो सही है, आप कह रहे हो सर सही है, खाद्य श्रृंखला समझ में आ रही है। अच्छा एक और बता दें खाद्य श्रृंखला आपके लिए, देखो ध्यान समझना। जैसे कि मान लीजिए गाजर छोड़ो, वो देखो घास देख लो। अच्छा घास है, ठीक है। घास के लिए खाता है खरगोश, या मूली। घास खा लो, हाँ खरगोश भी खाता है, घास को खाता है खरगोश। और खरगोश कौन खाती है, बिल्ली। कौन खाती है, बिल्ली। और बिल्ली कौन खाता है, कुत्ता, है ना। और कुत्ता कौन खाता है बेटा, कुत्ता को, चलो शेर को खिला दो कुत्ता को, शेर खा गया कुत्ता को। और शेर कौन खाएगा, शेर को खाएगा बाज, है ना। तो ये भी एक चैन बन गई। तो बेटा आप सोचते होंगे ना कि सर खाद्य चैन तो बता रहे हैं, लेकिन परिभाषा में कैसे लिखेंगे, है ना। तो इसकी परिभाषा में ले सकते हैं कि जब एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है ना। या हम कह सकते हैं जब एक जीव दूसरे जीव के लिए भोजन की तरह होता है, जब कोई जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है भोजन के लिए, तब इस प्रकार एक चैन प्राप्त होती है, जिसे खाद्य चैन कहते हैं या फूड चैन कहते हैं। ठीक है बेटा। खाद्य जाल क्या होता है, चलो मैं सबके बारे में बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। देख लेना आप, मैंने लिखवा दिया है सब बेटा। श्वसन एवं स्वच्छवास में क्या अंतर है, ठीक है। श्वसन और स्वच्छवास में क्या अंतर है बेटा, बहुत अंतर होता है, आप देख लेना, मैंने पढ़ाया है सब, बहुत डीप पढ़ाया है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आकर देख लो। जीवों में जनन की विखंडन, जीवों में जनन की विखंडन तथा खंडन विधि को उदाहरण सही समझा दो। देख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव में लिंग धारण कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत सरल है, आपको पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से। पुनर्भवन का क्या तात्पर्य है, पुनर्भवन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, है ना। कायक परिवर्तन किसे कहते हैं, कायक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। बहुत सरल है कायक परिवर्तन का बेटा, मतलब क्या होता है कि जो पेड़ पौधे बीज बनाने की क्षमता खो चुके हैं, उनको काटकर उनकी टहनी को जब हम जमीन में गाड़ देते हैं और नया उससे पेड़ उत्पन्न होता है, इस प्रक्रिया को कायक परिवर्तन कहते हैं, है ना। जैसे गन्ना है बेटा, ये भी कायक परिवर्तन द्वारा होता है। गुलाब है, कायक परिवर्तन द्वारा होता है। कोई पत्ती नीचे गिर गई, उससे पेड़ उगाया, कायक परिवर्तन है। 10 जो होती है पेड़, उसका वो गिर गई ज़मीन पे, जो उससे नए कल्ले उगाया, कायक परिवर्तन। बहुत सारी चीज़ें हैं ये, ठीक है, देख लेना अच्छे से इनको। स्वपरागण परपरागण में विभेद कीजिए। स्वपरागण परपरागण क्या होता है बेटा, समझ लो। देखो मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, ये है पुंकेसर, और पुंकेसर में होते हैं परागकण, ठीक है। और ये है वर्तिका, ये है बेटा स्त्रीकेसर, ऊपर वाला कहलाता है ये वर्तिकाग्र। अब इसका परागकण अगर इस पर जाता है तो इसको बोलते हैं परागण, इस प्रक्रिया का बोलते हैं परागण, ठीक है। इस प्रक्रिया को कहते हैं बेटा परागण। लेकिन 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 यदि परागकण अपने ही पुष्प के वर्तकाग्र पर जाते हैं तो उसको कहते हैं स्वपरागण, ठीक है। और यदि परागकण यदि ये परागकण जो हैं किसी दूसरे पेड़ के या दूसरे पौधे के पुष्प पर जाते हैं तो इसको बोलते हैं पर परागण। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। देख लेना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको कुछ कुछ आंसर समझाते हुए चल रहा हूँ जो कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, बताओ बेटा, कौन सा भाग फल में बदल जाता है। मैं आपको बता दूं कौन सा भाग फल में बदल जाता है, वैसे आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है ना।
तो बेटा देख लो ये क्या क्या होता है। देखो ये स्त्री केसर है, ये क्या है ऊपर वाला वर्तकाग्र है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है। तो बेटा ये अंडाशय जो होता है ये फल में चेंज होता है, समझ में आ रहा है। तो कौन सा भाग बदल जाता है बेटा, अंडाशय फल में बदल जाता है, इंग्लिश में ओवरी कहते हैं, ठीक है। पराग कण की परिभाषा लिखिए। पुष्प के लंबकाट के नामांकित चित्र द्वारा निषेचन क्रिया को स्पष्ट कीजिए, ठीक है बेटा। अथवा ऐसे भी आ सकता है, ये आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन समझाइए, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक ही है। तो बेटा लंबकाट का मतलब क्या है, कोई जो पुष्प है ना, जैसे कोई पुष्प जो होता है, गुड़हल का पुष्प है मान लीजिए, कोई भी पुष्प जो होता है उसको जब बीच मान लीजिए, थोड़ा सा बता देता हूँ चलो। ये पुष्प जैसे ये है, ठीक है। अगर इसको हम बीच से काट दें तो इसको लंब काट कहते हैं, ठीक है। तो जो आपकी पुष्प का चित्र जो मैंने बनवाया है ना आपके लिए, वो या जो बुक में दिया हो वो लंबकाठी चित्र वैसा ही बनाना है जैसे बुक में दिया है या मैंने बनवाया है वो बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रट लेना ये सब क्वेश्चन के आंसर। पुरुष के जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, मानव के नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और इसका वर्णन भी कीजिए। बेटा अच्छे से पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। मानव जनन तंत्र दो, मानव जनन तंत्र का जो नर जनन तंत्र है और स्त्री जनन तंत्र है, इसका चित्र तो खूब ज़्यादा रिवीजन कर लेना, ठीक है। कहीं ऐसा मत करना तुमको भाई शर्म लग रही है चित्र नहीं बनाएंगे पेपर में, भाई पेपर में आना ही आना है। तो बेटा अच्छे से रिवीजन कर लेना, दिन में ना कर तो रात में भी निकल लेना, दिन में श्रम लगे तुम्हारे लिए तो है ना। बस श्रम वाली कोई बात नहीं है, साइंस की चीज़ें पढ़ना सब कुछ ज़रूरी है, ठीक है। और आपका चित्र बनाना मजबूरी है, क्योंकि नंबर लोगे तो भैया चित्र बनाओगे, इसलिए बेटा अच्छे से रट्टा मान लियो चित्र बनाना अगर उसका, ठीक है, समझ लेना। और अब देखते हैं, स्त्री जनन तंत्र हो गया। स्त्री जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए बेटा, ठीक है। स्त्री जनन तंत्र बनाना है इसमें, ठीक है। मादा जनन तंत्र खूब अच्छे से तुम्हें आगे रिवीजन कर लेना। द्विगुणन संकरण की सहायता से मेंडल के वंशागत नियमों को समझाइए, ठीक है बेटा। तो देख लेना मेंडल के सभी नियम जो हैं याद कर लेना अच्छे से, 100% आने होते हैं। मेंडल के नियमों का उदाहरण से समझाइए, ऐसे लिख सकते हो बेटा। 100% आने हैं, मेंडल के नियम पढ़ लेना। कोई भी आ सकता है, तीनों आ सकते हैं, दूसरा आ सकता है, लास्ट वाला आ सकता है, 3 नियम होते हैं उसके। जैव विकास को उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। समजात और समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। बेटा कोशिश करना ना, इनके जो चित्र है ना, चित्र को समझने की कोशिश करना, ठीक है। खूब प्रैक्टिस करना चित्रों की घर से ही। लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में मूलभूत अंतर क्या है, जिराफ का उदाहरण देकर समझाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिराफ वाले, ठीक है। वो लंबी लंबी गर्दनें हो जाती हैं। जैव निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्णित कीजिए, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, मानव समाज को होने वाले लाभ का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। बेटा मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं सारे क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 90+5 का स्कोर ले आओगे, पक्का है। इसी में से ही फंसना है, मान जाइए, याद कर लो बेटा जितना समझाया है, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन के अगर आंसर नहीं मिलते हो तो प्ले लिस्ट में आकर देख लो, सारी वीडियो में कहीं ना कहीं मिलेंगे, ठीक है। और बायोलॉजी के तो बहुत सभी मिल जाएंगे आंसर, देख लेना बेटा, ठीक है। और मैंने कुछ समझा भी दिए हैं आपके लिए, नेफ्रॉन वगैरह मिल जाएंगे, काफ़ी मिल जाएंगे, देख लेना प्ले लिस्ट में जाकर के, ठीक है बेटा। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए शेयर, और प्रिया से प्यारे प्यारे कीजिए कमेंट, जो भी अच्छा लगे आपको मुझे पढ़ते हुए भी। ओके बाय बाय, ठीक है बेटा, बाय बाय।